गाइस नेक्स्ट ग्राफ है हमारा किसके बीच में, आपका वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो जनरली हम मांग चलो मैंने ना एक वीक बेस ले लिया बीकर के अंदर, ठीक है, आपका बेस मैंने इसके अंदर ले लिया, सॉरी वीक एसिड इसके अंदर मैंने क्या किया, ले लिया वीक एसिड। ऊपर से क्या डालूंगी मैं, स्ट्रॉन्ग बेस डालूंगी, क्या डालूँगी, स्ट्रॉन्ग बेस। मांग चलो मैंने NaOH ले लिया आपका स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड ले लिया आपका CH3COOH, ये मैंने आपका वीक एसिड ले लिया। तो आपको पता होगा सिंपल से, मैंने आपको ग्राफ के अंदर बताया था कि जो वीक एसिड होता है वो आपका पार्शियली डिसोशिएट होता है, ऐसा नहीं है कि फुली डिसोशिएट होता है। इसका आंसर आपका H+ आयंस भी कम निकल के आते हैं, ठीक है, H+ आयंस भी क्या होते हैं, कम निकल के आते हैं। कम निकल के आएंगे, सिंपल सी बात है। तो लैम्डा यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ NaOH एडिड, सिंपल सी बात है, कम निकल के आएंगे तो कम से ही स्टार्ट होगा ग्राफ, यहाँ से स्टार्ट होगा एक तरीके से। छोड़ो ये क्या बना देती हूँ मैं बार बार, ठीक है, यहाँ से कम लेवल पे स्टार्ट होगा, ठीक है। साथ ही साथ में क्या हो रहा है, जब आपका CH3OH है ना, वो किस साथ रिएक्ट कर रहा है, आपका NaOH के साथ, और क्या फॉर्मेशन कर रहा है, आपका फॉर्मेशन क्या होता है, फिर सिंपल एक तरीके से मांग लो, एक तो रिएक्शन आपकी ये होती है, और साथ में जब आपका NaOH जाता है तो फुली डिसोशिएट हो जाता है आपका Na+OH नेगेटिव के अंदर, इस दोनों फॉर्म के अंदर आपका ये रिएक्ट हो जाता है। अब एक बात बताओ, इसके अंदर एक चीज़ समझ में आ रही होगी आपको कि जैसे ही आपका स्ट्रॉन्ग बेस इसके अंदर गया वो डिसोशिएट हो गया फुली Na+OH नेगेटिव के अंदर, और साथ में CH3COOH था आपका, ठीक है, ये आपको डिसोशिएट हो रहा था इस फॉर्म के अंदर। अब एक बात, तो यहाँ पे H+ आयन था, ये OH नेगेटिव, ये रिएक्ट करके क्या बना देंगे, आपका वाटर फॉर्मेशन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। जब ये वाटर फॉर्मेशन होगा, वो सिंपल सी बात है, वाटर फॉर्म तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है जी भाई यहाँ पर। अब एक बात बताओ यहाँ पर, अब आप देखोगे इसके अंदर जब आपके H+ आयन्स यहाँ पे यूज़ होने स्टार्ट हो गए, अब आपने पढ़ा होगा लीचेटर प्रिंसिपल आपने पढ़ा था, इक्विलिब्रियम के अंदर ही होता है, इसके अंदर नहीं होगा, ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। तो H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, बिकॉज क्योंकि मुझे वो यूज़ होने लगे, वाटर की फॉर्म बनाने स्टार्ट कर दिए, यूज़ होने स्टार्ट हो गए OH के थ्रू, और वाटर फॉर्म होने लग गया। इसका मतलब क्या होगा, जो आपकी रिएक्शन है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, क्या होगी आपकी, अब फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। इसका मतलब अगर फॉरवर्ड रिएक्शन बनी, इसका मतलब बहुत ज़्यादा आयंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि फॉरवर्ड शिफ्ट कर गई, आयंस बनने स्टार्ट हो गए ज़्यादा। अब जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे इतनी ज़्यादा क्या होगी, आपकी कंसनट्रेशन बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। आया समझ में कि जितने ज़्यादा आपके आयंस होंगे कंसनट्रेशन आपकी इंक्रीज़ होगी, है ना। दूसरी चीज़ अब आ जाता है आपका यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो गया, कुछ टाइम पर मान के चलो आपने देखा कि दिस विल हैपन इक्विलिब्रियम आफ्टर दिस पॉइंट। अब मतलब आप देखो कि जैसे आपने देखा कि रिएक्शन आपकी बढ़ेगी, मोलर कंडक्ट नंबर ऑफ आयंस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। अब साथ में क्या होगा, नेगेटिव आयन इसके साथ फॉर्मेशन करेंगे CH3COO नेगेटिव Na। मान चलो कुछ रिएक्शन थी कि कुछ पॉइंट ऐसा था कि अब ये आपका यूज़ होना इतना बनना था, इतना बन गया, अब एक साथ रिएक्ट करेगा, अब ये आपका आयन होगा। अगर हाँ देखोगे आपका H है, उसने किसको रिप्लेस कर दिया, Na ने उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। आफ्टर इक्विवेलेंस की पॉइंट की बात करूँ तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा आपका यहाँ पर, कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा आपका, कि जो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आफ्टर इस पॉइंट N ओनली CH3 इज प्रेजेंट, कि कुछ क्या होगा कि कुछ पॉइंट बाद के क्या होगा, जब आपके दोनों आयन सेम कंसंट्रेशन आएंगे तो H+ आयन जितना बनना था वो बन गया, लास्ट में आयन्स आपकी ये रह जाएंगे। जब ये रह जाएंगे उसके बाद क्या होगा, आपके फिर से ऊपर से क्या डालेगा भाई, ये तो खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, वाटर इतना फॉर्म होना तो होना है, हो गया, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन खत्म हो गई। अब ये बचेगा आपका CH3COO नेगेटिव का आयंस, और आपके प्लस में NaOH डल ही रहा है। अब ये NaOH डल रहा है, साथ में ये भी, तो दोनों क्या हो गए, आयंस और ज़्यादा आपके क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगे, नंबर ऑफ आयंस और इंक्रीज होने, बिकॉज और ऊपर से डलते ही जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, साथ में आपकी कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी। तो ऐसा आपका ग्राफ बन के आता है, ठीक है, ये ग्राफ ध्यान रखना। आया समझ में, ऐसा समझ में ग्राफ आपको, साथ ही साथ में ऐसा ही ग्राफ आपका वीक बेस और वीक एसिड का ही वो बन के आ जाए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का तो आपने देख लिया। अगर मैं इसका उल्टा ले लूँ, वीक बेस ले लूँ और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूँ, तो उसका भी सेम ग्राफ ही निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर आपके सामने मैं देखती हूँ, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके मिक्सचर को हम देखेंगे, ठीक है, विद बेस, विद स्ट्रॉन्ग बेस। इसके साथ हम देखेंगे कि भाई पहला हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, उसका ग्राफ हमने क्या देखा, ग्राफ आपका कैसे था उसका, याद है, कुछ याद आया, व्हाट द ग्राफ इट इज ग्राफ लाइक दैट, उसका ग्राफ ऐसा था, ठीक है। फिर हमने देखा कि वीक एसिड, उसके बाद हमने क्या देखा, उसका उल्टा कर देंगे, उसके बाद देखा हमने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कर लो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो उसका ग्राफ ये आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि मिक्सचर आपका वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड
विद क्या, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। मैंने क्या किया, एक मिक्सचर लिया, इसके अंदर मैंने आपका स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लिया और वीक एसिड ले लिया आपका CH3COOH+। ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, NaOH डाल रहे हैं, यही तो था। एक बात बताओ, इसके अंदर दो रिएक्शन होंगी, तो आपका क्या होगा, ये पार्शियली डिसोशिएट करना स्टार्ट होगा, CH3CO नेगेटिव प्लस H+ आयंस, और दूसरा क्या आपका HCl है वो चेंज होगा आपका H+ आयंस, क्लोरीन नेगेटिव आयंस, इसके अंदर चेंज होगा। ठीक है, अगर आप एक चीज़ देखोगे, इसके अंदर ये आयन और ये आयन दोनों क्या है, कॉमन आयन है। सॉरी, आपके अंदर HCl तो पार्शियली पूरी डिसोशिएट होगा। ठीक, अगर आप देखोगे इसके अंदर क्या हो रहा है इसके अंदर, तो आपने देखा कि जो H+ आयन है और ऊपर वाला भाई HCl क्या सोचेगा, HCl ने भी H+ आयन स्टोर करे, इसने भी H+ आयन देखा, तो देखा कि भाई यहाँ पर क्या होगा, दोनों कॉमन आयन आ गया। कॉमन आयन क्या है इसके अंदर, H+ आयन क्या है, आपको कॉमन आयन है। अब कॉमन आयन होगा क्या, इसको तुमको पता होगा कि भाई इस एसिटिक एसिड को क्या पता कि H+ HCl का है फिर मेरा है, वो समझेगा कि H+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, और H+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो आपको इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। कहाँ शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इसका मतलब क्या हुआ, आयंस बनने कम नहीं होगा एक तरीके से। जब इक्वेशन आपकी, भाई ये क्या कर रहा है, पहले आयंस बना रहा है दो, अब ये क्या कर रहा है, आयंस बनाना छोड़ दे, कॉमन आयन इफेक्ट होने से आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी, आपका आयन डिसोशिएट ही नहीं हो पाएगा आगे। तो आपका क्या होगा, जो मोलर कंडक्टेंस है कि वॉल्यूम ऑफ, मैंने क्या किया, NaOH था, बिफोर कंडीशन बता रही हूँ, बिफोर में क्या होता है, जब हमारा कोई भी NaOH इंक्रीज कुछ भी नहीं डाला था मैंने, तो आपको क्या था, वो डिसोशिएट नहीं होता, आपका ग्राफ लो जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, आपका ग्राफ लो जा रहा है। ठीक है, आया समझ में, ये चीज़ समझ में आई, क्या कह रहे हो इनिशियली की, ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज वीक एसिड विल नॉट डिसोशिएट। तो मैं कह सकती हूँ कि स्टार्टिंग की कंडीशंस में इनिशियली मैं कह सकती हूँ कि जो आपका वीक एसिड है वो तो डिसोशिएट हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, डिसोशिएट नहीं होगा, जिसका आंसर क्या होगा आपका HCl, और क्या बचेगा, HCl बचेगा और NaOH बचेगा। तो ये दोनों ही रिएक्ट करेंगे। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपने देख लिया, ये आपको स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कैसे ग्राफ बनता है, ऐसे करके मैंने बताया था, है ना। इसको एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई क्या हुआ है यहाँ पर, भाई मैंने लिया आपका HCl था, CH3OOH था। जब मैंने देखा कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, जो आपका रिएक्शन है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। इसका मतलब ये जो CH3 वो डिसोशिएट हो ही नहीं पा रहा, वो सिंपल पड़ा हुआ है वैसे ही। तो अब सिंपल बात है, भाई आयन की फॉर्म में तो रिएक्ट होते हैं, ये तो आयन बना ही नहीं पा रहा, तो बचेगा आपका HCl और NaOH। दोनों क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का अपने ग्राफ देख ही रहा था, जो कि आपका ऐसे होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिंग में आपने देखा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से आपने देखा कि वो डिसोशिएट नहीं हो पा रहा था, जिसका आंसर आपका NaOH और आपका HCl ही रिएक्ट कर रहा था। अब क्या होता है इसके अंदर, मान के चलो यहाँ पर, अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद आपने देखा उसके बाद कि वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक, व्हाट आई एम सेइंग हियर, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, इसके बाद मैंने क्या किया, रिएक्ट करना और स्टार्ट किया। ठीक है, रिएक्ट करना, भाई अब देख लेना यहाँ पर ये पॉइंट आएगा आपका ना, जहाँ पर देखो नंबर ऑफ आयंस आपके सेम इक्वल हो गए। ठीक है, आपके H+ आयंस और आपके OH नेगेटिव आयंस बराबर बराबर हो गए, सब कुछ रिएक्शन खत्म हो गई उसके बाद। ठीक है, अब देखना यहाँ पर, अब ये थी आपकी, मान चलो आपको V1 वॉल्यूम पर था आपका ये था। ठीक है, ये मान लिया मैंने आपका V2 वॉल्यूम। ठीक है, अब देखना यहाँ पर क्या होगा, अभी ये तो जो इतना बनना था हो गया, अब ऊपर से क्या है, और NaOH आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, HCl तो खत्म हो गया, NaOH आपका आता जा रहा है, आता जाता है, तो बच के आएगा COOH वाले। अब वो साथ रिएक्शन होगी, अब पहले तो भाई जितने आयंस बनने थे वो बनेंगे, रिएक्शन आपको ग्राफ आ गया, भाई अब और रिएक्ट हो रहे तो और आए, भाई कुछ ना कुछ तो अब क्या होगा आपका H+ HCl आपका खत्म हो गया, जिसके उसके जितने मोल्स थे वो किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्ट करके खत्म हो गए। ठीक है, अब क्या बचेगा आपका CH3COOH बचेगा, अब वो किस साथ रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। भाई अब क्यों, अब कॉमन आयन इफेक्ट खत्म हो गया। अब इसका मतलब क्या है, आयंस की कंसंट्रेशन, आयंस की मात्रा बढ़ेगी अपने आप, बिकॉज रिएक्ट करेंगे तो आयंस फॉर्मेशन होगा, आयंस फॉर्मेशन होगा तो आपको ग्राफ फिर से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा जो V1 था ये एक वॉल्यूम था, ये भी क्या था, V2 भी एक वॉल्यूम था। इसका मतलब क्या था, जो V1 था आपका वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर HCl न्यूट्रिशन, जो आपने देखा कि जो V1 आया था आपका, दिस इज वॉट V1 पर क्या थे आपकी, ये इक्विवेलेंस पॉइंट था जब आपके H+ आयंस को पूरा और OH नेगेटिव जितने भी आपको HCl के लिए आपको आयंस चाहिए NaOH का रिएक्ट करने के लिए पूरा वो वाला वॉल्यूम था। उसके बाद क्या हुआ था, आपका HCl यहाँ पर ख़त्म हो गया था, यहाँ पर क्या था आपका
ये आपका फिर ख़त्म होने के बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट था V2 वॉल्यूम पर। V2 वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है? NOH का। जब आपका NOH और CH रिएक्ट कर रही हैं और आयंस की मात्रा बढ़ रही है, यहाँ पर क्या होगा, आपका आयंस आपके इंक्रीज हो रहे हैं और ग्राफ ऊपर जा रहा है। आया समझ में? जो ये V2 माइनस V1 है, ये नंबर ऑफ वॉल्यूम्स हैं रिक्वायर्ड आपको था किसके लिए, आपको आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कह सकते हो आप इसे, ठीक है। क्या कह सकते हो कि वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर CH3OH की, जो मैं वॉल्यूम रिक्वायर्ड था CH3OH के साथ रिएक्ट करने के लिए, वो वॉल्यूम आप इसे कह सकते हो। आया समझ में? नेक्स्ट हम सीखेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन नेक्स्ट है हमारे सामने? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, मांगो इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं। AgNO3 था, वो रिएक्ट करता है आपका KCl के साथ और फॉर्म क्या करता है आपका AgCl का PPT बनता है इसके अंदर और साथ में KNO3। यहाँ पर क्या होता है, इनिशियली क्या होता है आपका कि यहाँ पर आपके लैम्डा एम में जो आपका मोलर कंडक्टेंस होता है वो लेस होता है। क्यों? तो मैं आपको ना ग्राफ के साथ समझाऊंगी इसको। मैंने कहा कि इनिशियली क्या होता है इसके अंदर आपका जो लैम्डा एम है वो क्या होता है, वो स्मॉल होता है, स्मॉल छोटा होता है। क्यों होता है? बिकॉज ना तो यहाँ पर कोई H+ आयंस है और ना ही यहाँ पर वो H- नेगेटिव आयंस है, तो अपने आप ही कंडक्टेंस लो लेवल से स्टार्ट होती है, ठीक है, लो लेवल से स्टार्ट होती है। साथ साथ में मैंने यहाँ पे क्या किया, KCl ऐड किया। जब मैंने KCl ऐड किया तो आप देखोगे इसके अंदर क्या था आपका कि ऐड करने के बाद भी यहाँ पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ा? आप देखोगे इसके अंदर जो KCl है, ठीक है, उसने क्या की पोजीशन किसकी ले ली, AgNO3 की। तो AgNO3 भी तो आपका लेस वो है, कंडक्टिंग है। जब AgNO3 लेस कंडक्टिंग है और KCl डालने के बाद भी कुछ भी वो रिप्लेस भी कर रहा है, तो भाई लेस कंडक्टिंग, तो ये भी तो लेस कंडक्टिंग है ना, तो इसके अंदर H+ आयंस है ना इसके अंदर OH नेगेटिव, तो ये भी लेस कंडक्टिंग, ये भी लेस कंडक्टिंग। अब लेस कंडक्टिंग रिएक्ट करा तो कुछ भी ग्राफ में डिफरेंस ही नहीं आएगा। ग्राफ के अंदर ना तो आपकी मोलरिटी डिफरेंस होगी, ना तो आपकी कंडक्टेंस में कुछ डिफरेंस आएगा और ना ही आपकी मोबिलिटी में, सब कुछ सेम ही रहता है, ग्राफ आपका कॉन्स्टेंट जाएगा। अब देखो, अब कुछ पॉइंट ऐसा होता है भाई, मैंने क्या किया, KCl को मैं डालती जा रही हूँ। अब क्या होगा, आपका AgCl आपका क्या कर रहा है, फॉर्म हो रहा है इसके अंदर। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद मैंने देखा कि जो आपका AgCl है वो क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है आपका कि KNO3, जैसे ही आपका KNO3 आता है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं, KCl एक्स्ट्रा ऐड होता है। कि मांगचो जैसे मैं यहाँ पे क्या कर जाती हूँ, KCl ऐड करते ही जा रही हूँ, तो कुछ ना कुछ आप देखोगे जो KNO3 है, ये तो PPT फॉर्म होगा, तो मतलब ही नहीं है, तो पड़ा हुआ है, तो ना तो रिएक्ट करेगा ना ही आयंस बनेगा। बच गया आपका KNO3। जो KNO3 होता है ना, ये अपने आयंस बनना स्टार्ट कर देता है। बिकॉज ज़्यादा KCl गिरेंगे, ज़्यादा KNO3 बनेगा, ज़्यादा आयंस बनेंगे। अब आयंस बनेंगे ज़्यादा आयन, तो आपकी कंडक्टेंस भी ज़्यादा। ऐसे इसका ग्राफ बनता है। ये दिस इज द ग्राफ ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये ग्राफ होता है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। आया समझ में? और लास्ट केस हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड वीक एसिड एंड वीक बेस का ग्राफ हम देखेंगे। तो वीक एसिड ले लूँ, वीक बेस ले लूँ, तो वीक एसिड हो गया आपका CH3COH प्लस में वीक बेस ले लेती हूँ मैं NH4OH, मैं इसके अंदर का ले लेती हूँ। अब ये क्या है आपका, अगर आप देखोगे इसका, मैं जब मैंने दोनों चीज़ एक साथ लेंगी तो उसके अंदर एक ना फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन होता है, साल्ट फॉर्मेशन होता है। जो साल्ट होता है ये होता है आपका ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। जो आपका साल्ट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो आपके फ्लूइड डिसोशिएट हो जाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब फ्लूइड डिसोशिएट हो गए, नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे आपके अपने आप ही ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, साथ में आपके लैम्डा एम भी ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ आपको, स्टार्टिंग में क्या था, आपका लैम्डा एम था यहाँ पर और ये था आपका वॉल्यूम ऑफ NH4OH। फिर स्टार्टिंग में क्या था आपका साल्ट फॉर्मेशन हुआ, इलेक्ट्रोलाइट हुआ, तो ग्राफ आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब क्या हुआ, कुछ ऐसा पॉइंट आया यहाँ पर कि जैसे ही मैं यहाँ पर क्या कर जा रही हूँ, ऐड करे जा रही हूँ। मान चलो मैंने क्या करा, ये फॉर्मेशन हुआ आपका, किसका फॉर्मेशन होगा, CH3CONH4 का आपका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, ये तो भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपका क्या होगा, फुली डिसोशिएट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, NH4 प्लस आयंस। अब आप क्या कर रहे हो, ऊपर से भाई आपके पास एक सॉल्यूशन था, तो आप ना ऊपर से या तो वीक एसिड डालते रहो या फिर स्ट्रॉन्ग या फिर वीक बेस, कुछ तो डालना पड़ेगा। बीकर के अंदर तो एक ही चीज़ होगी ना, ऊपर से आप कुछ डाल रहे होंगे। तो मैंने क्या किया, ऊपर से मैं डाल रही थी आपके सामने NH4OH डालती जा रही थी, ठीक है, जो कि कहता है आपका वीक बेस था, ठीक है। वीक बेस होगा तो सिंपल सी बात है, पार्शियली डिसोशिएट होगा, फुली डिसोशिएट नहीं होगा, तो ऐसे आपका आयंस फॉर्मेशन होगा। आप देखो यहाँ पर NH4 क्या है आपका, कॉमन आयन आ रहा है। कॉमन आयन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, लीचेटर प्रिंसिपल होने की वजह से आपका चीज़ ये क्या है, आपका उल्टा जाने स्टार्ट हो जाएगी, बैकवर्डेशन होगी। अगर बैकवर्डेशन होगी इसका मतलब क्या होगा, आपका NH4 क्या है, लेस डिसोशिएटेड। अब तो डिसोशिएट हो ही नहीं रहा। अगर डिसोशिएट ही नहीं हो रहा ये, तो मैं कह सकती हूँ एक तरीके से कि NH4 जाएगा आपका साल्ट के अंदर,
आपके अंदर क्या अभी बीकर है, बीकर के अंदर आपका साल्ट फॉर्मेशन हुआ, CH3CO जितना बनना था वो बन गया, जितने भी मोल्स थे मेरे पास CH3OOH के वो, और मोल्स थे कुछ मेरे पास NaOH के। तो जब तक NaOH जाता रहा और इसके साथ रिएक्ट करता रहा और साल्ट बनाता रहा, ठीक है। अब कुछ टाइम क्या होगा, जितना साल्ट बना था वो बन लिया, अब कंसनट्रेशन CH3OH की खत्म हो गई, अब बच क्या गया ओनली NaOH। अब NaOH जैसे इसके अंदर जाएगा तो भाई यहाँ पर देखा उसने कि जो आपका स्ट्रॉन्ग लाइट है वो डिसोशिएट हुआ पड़ा है, उसके अंदर NH4 आयन्स आपने देखा, तो वो उसके अंदर कॉमन आयन इफेक्ट आ गया। उसको कॉमन आयन इफेक्ट आएगा, अब जो आप साल्ट डाल रहे हो ऊपर से, क्या कर रहे हो, जो आप साल्ट डाल रहे हो, वीक बेस डाल रहे हो ऊपर से, वो देखेगा भाई NH4 आयन्स तो पहले से पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। बैकवर्ड शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, आपके जो NH4 ऊपर से डाल रहे हैं वो डिसोशिएट ही नहीं होगा। अगर डिसोशिएट ही नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ आयन्स तो कांस्टेंट ही रहेंगे ना भाई। पुरानी चीज़ डिसोशिएट होनी थी वो उतनी हो गई, नए डिसोशिएट हो नहीं रहे, तो ग्राफ आपका कांस्टेंट रहेगा, मोलर कंडक्टेंस पे कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। आया समझ में? ये सारी ग्राफ्स मैंने जो आपको सिखाए हैं ये आर वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आने ही चाहिए। कुछ और है मैं उनको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।